हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। न्यूट्रिशन वाला चैप्टर हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण। इसको हम अध्ययन करेंगे। एग्जाम के अंदर जितने भी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर जो अगर ऑन एन एवरेज हम देखें तो 50 नंबर का अगर आपका जीएस यानी जीके का पोर्शन आता है तो उसके अंदर बायोलॉजी से आपका अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर तक मैक्सिमम आ ही जाता है। और उन 10 नंबर के अंदर जो आजकल हमारा विषय चल रहा है, जहाँ से नेसेसरीली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, उनमें से एक चैप्टर आज का हमारा रहेगा और बहुत ही ईजी है। इसके अंदर आपको किसी सिस्टम का अध्ययन नहीं करना है, जस्ट फैक्ट्स हैं आपकी बॉडी के बारे में, आपके शरीर के बारे में, उनको आपने अध्ययन करना है। तो उन सारे फैक्ट्स को मैं आपके सामने अवेलेबल अभी करवा देता हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। ठीक है, चलिए। आज का विषय, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, या इसी को हिंदी में कहा जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण, ये आज का हमारा विषय रहेगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य एवं पोषण। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है वो चीज़ आपको मैं एक बार हल्का सा बता देता हूँ। हेल्थ यानी स्वास्थ्य का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो है वो जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली हो, ठीक तरह से हो। यानी खाने का पाचन, डाइजेशन हो रहा है, अच्छे से हो, रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं बिना रुकावट के लें, हार्मोन्स हमारे फ्लो हो रहे हैं, बन रहे हैं, बिल्कुल जितनी संख्या में हमारी बॉडी को चाहिए वैसे ही बनते रहे, यानी कि नॉर्मली फंक्शन करें बिल्कुल हमारी बॉडी। ऐसा नहीं हो कि सांस हमें खींच खींच कर आए, पाचन हमें हो ही नहीं, एसिडिटी बनती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे हर काम, उसको कहते हैं स्वस्थ हैं हम। अब न्यूट्रिशन, पोषण का मतलब क्या है भाई, हमारी बॉडी स्वस्थ रूप से कैसे रहेगी, जब इसको कुछ खाने पीने को मिलेगा, यानी अच्छा खाने पीने को मिलेगा। तो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, स्वस्थ रूप से कार्य करती है, उन्हीं खाने पीने की चीज़ों को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन या पोषण कहा जाता है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करे, हेल्थी रहे, इसके लिए हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या क्या क्या न्यूट्रिशन खाते हैं, उन सबको आज की कक्षा के अंदर पढ़ना ही हमारा विषय रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और आई थिंक आज का हमारा 10वां चैप्टर होगा, मेरे हिसाब से 10वां चैप्टर हमारा ये है, और अप्रोक्सीमेटली 18वां लेक्चर हमारा है इस 10वें चैप्टर में, इस बायोलॉजी की सीरीज के अंदर। एंजॉय कर रहे होगे आप पिछले वाली कक्षाओं के अंदर, और निकट भविष्य में काफ़ी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको टारगेट आपने कर रखा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल दो या न्यूट्रिशन बोल दो। न्यूट्रिएंट्स मैं लिख देता हूँ, यानी पोषक पदार्थ या पोषक तत्व जिनको आप बोल सकते हो, या न्यूट्रिशन यानी पोषण के अंदर सारी चीज़ें आ गई। तो जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, पोषक पदार्थ, वो जनरली हमारी बॉडी को है ना 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। हमारी बॉडी को मुख्य रूप से 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स वो? जैसे एक तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारी बॉडी को ऊर्जा मिले, ताकि दिन भर के जितने भी कार्य हैं वो हम हमारे संपूर्ण कर सकें। दूसरे, हम कौन से न्यूट्रिएंट्स खाते हैं? दूसरे वो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं हम जिनसे हमारी बॉडी की क्या हो, ग्रोथ हो, ठीक है, यानी वृद्धि हो, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई टूट फूट हो जाए तो रिपेयरिंग हो, यानी मरम्मत हो हमारी बॉडी की। अगर टूट फूट हो जाए तो उसकी रिपेयरिंग होए। कुछ ऐसे पदार्थ भी चाहिए जो हमारी बॉडी को रिपेयर करें। भाई एनर्जी है, काम करेंगे, टूट फूट भी होगी तो रिपेयर चाहिए। थर्ड वन, हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो कि क्या करती हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, यानी उपापचय, उपापचय को नियंत्रित करती है। मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्या होता है भी, हमारी बॉडी के अंदर आप जानते हो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जैसे हार्मोन्स का बनना, उनका स्रावित होना, ठीक है। जितनी भी क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए, उनको कहा जाता है मेटाबॉलिक उपापचय। या एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का कार्य करना, उनका बनना, सारी केमिकल रिएक्शन से तो होती हैं। इनको कंट्रोल करना कि भी कितनी मात्रा में किस चीज़ को बनना है या कार्य करना है, इन सब क्रियाएं उनको बोलते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म।
इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए, हमें खाने होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें खाने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चौथी चीज, एक चौथा पदार्थ, चौथी प्रकार की चीज जो होती हैं वो हमारी कौन सी होती हैं, जो कि पेरेंट्स से जो गुण होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती हैं पेरेंट्स की, वो चाइल्ड में ट्रांसफ़र हों, यानी जेनेटिक गुणों का ट्रांसफ़र करना। तो माता पिता से बच्चों में जो गुण मिलते हैं ना, जेनेटिक जो गुण होते हैं कुछ, वो गुण ट्रांसफ़र करना, यानी कुछ आदतें होती हैं जो पेरेंट्स में होती हैं, ये बच्चों में होती हैं, मिलती हैं बच्चों से। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ट्रांसफ़र करना। तो ये सब करने के लिए भी हमें कुछ न्यूट्रिशंस, कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी के लिए, प्रॉपर्ली फंक्शन करते रहे हमारी बॉडी। तो 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई एनर्जी के लिए हम कौन सा न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रोथ के लिए कौन सा खाते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा खाते हैं, या फिर जो आपके जेनेटिक गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं, उनको ट्रांसफर के लिए कौन सा हमें न्यूट्रिएंट्स खाना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, याद रखिए, एनर्जी के लिए मुख्य रूप से हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, ये खाया जाता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी को इसी से मिलती है। सेकंड नंबर पे फैट्स यानी वसा, ठीक है, वसा, ये भी एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है। और इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन भी एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स होता है। तो एनर्जी के लिए 3 प्रकार के खाते हैं। ग्रोथ के लिए वैसे जो प्रोटीन होता है ना, उसका मुख्य कार्य होता है ये वाला, प्रोटीन का जो मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन होता है ना, जिसके लिए खाया जाता है, वो होता है ग्रोथ, वृद्धि और रिपेयर करना हमारी बॉडी को। तो प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन दोनों काम कर सकता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय के लिए क्या खाया जाता है, मिनरल्स, मिनरल्स यानी खनिज। बताऊंगा खनिज कौन कौन से हैं, जैसे कॉपर है, सोडियम है, पोटासियम है, आयरन है, ये सारे इस प्रकार के। एंड वाटर, वाटर तो है ही, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगी वो जल के बिना नहीं हो सकती, जलीय माध्यम में ही होती है मोस्टली वो। तो ये चीज़ें खाते हैं हम उपापचय के लिए। और जो पेरेंट से चाइल्ड में जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं गुण, उसके लिए क्या खाते हैं, उसके लिए होता है मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल खाया जाता है जेनेटिक चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए। और अब आपको इनमें से क्या पढ़ना है और क्या पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो हो चुके हैं ना, उनके अंदर इनमें से भी आप बहुत सारा पढ़ चुके हो। क्या क्या, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये चीज़ें तो इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से पढ़ेंगे। मिनरल्स एंड वाटर भी ये भी पढ़ना है। बट ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है ना, न्यूक्लिक अम्ल, ये आप सेल वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके। सेल वाला चैप्टर जो आपने किया था उसके अंदर ये आप पहले ही पढ़ चुके, तो इसीलिए ये आपको अभी नहीं पढ़ना। कहाँ पढ़ चुके आप पूछोगे तो भाई डीएनए जो था ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, उसकी टाइप्स, उसकी फॉर्मेशन, उसके डिस्कवरर, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड तो आपका पहले ही कंप्लीट हुआ। अगर किसी बच्चे ने वो कक्षा नहीं देखी तो सेल वाला चैप्टर दोबारा से जाके देख लो पीछे, आई थिंक 4, 5, 6 3 वीडियो मिलेंगे वहाँ पे। 4th, 5th और 6th लेक्चर जो है वो उन्हीं के ऊपर है। अब वाटर जो होता है ना, वाटर के अंदर क्या एक्स्ट्रा चीज़ है, वाटर का कार्य क्या होता है, देखो वाटर का मुख्य कार्य क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना, इसका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, तापमान को नियंत्रित रखता है। कैसे, स्वेट, पसीने या यूरिन, मूत्र के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकालता रहता है, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है बॉडी का, ठीक है। तो वाटर का यही काम है। तो मुख्य रूप से हमें 4 चीज़ और हैं जो एक्स्ट्रा पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स। ये 4 चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर आगे हमें करना है, ताकि इस चैप्टर को फिनिश किया जा सके। सो आइए इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। और फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स से न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना हम शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं। बट एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों के मन में एक तूफान की तरह से एक विचार आ रहा होगा, सर आपने विटामिन का नाम कहीं पे भी नहीं लिया। सो स्टूडेंट्स, विटामिन भी कराऊंगा आपको, बिल्कुल मैं इसी चैप्टर के अंदर होगा। बट एक बार ये 4 चीज़ आप करके फिर विटामिन को स्पेशली अध्ययन करेंगे, क्योंकि विटामिन जो ऐसी चीज़ है वहाँ से एग्जाम में ना स्पेशली क्वेश्चन आता है। और ये भी आपको बता देता हूँ कि विटामिन काम क्या करते हैं। विटामिन भी आते हैं हमारी तीसरी कैटेगरी में। जो यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स बताए थे ना, तो उनमें से एक मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म वाला, उपापचय, शरीर के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले। तो विटामिन वही होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। सो विटामिन को इसी चैप्टर में करवाऊंगा अलग से आपको एक पोर्शन बना के।
क्लियर। चलिए अभी एक बार इन चारों चीज़ों का पहले अध्ययन करते हैं, फिर विटामिन को अकेला अध्ययन कर लेंगे यहीं पे ये चैप्टर में। फर्स्ट वन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मिलकर के बनता है किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और किस अनुपात में मिलाने से बनता है, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 में मिलाने से बनता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn। ये जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड कौन सा होता है, तो आपको बताना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बंध बना होता है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे ज़्यादा एनर्जी की पूर्ति जो करता है ना वो यही करता है। तो अप्रोक्स हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उसका 65% एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को मिलती है 4.0 से 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतनी एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अब कुछ सोर्स, कुछ स्रोत की अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाया जाता है, मीठी चीज़ों में मिलेगा आपको। जैगरी या गुड़ जिसको आप बोलोगे, शहद आप बोल सकते हो, आलू आप बोल सकते हो, ठीक है, चुकंदर आप बोल सकते हो, केला आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, चावल भी बोल सकते हो यहाँ पे। इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ये सोर्स स्रोत होते हैं, मीठी चीज़ जो भी होंगी ना उन्हीं के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा आवश्यक तौर पर। चलिए अब कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ प्रकार जान लेते हैं, कौन कौन सी कितने प्रकार या कितने रूपों में पाया जाता है ये वो देखें। मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, ठीक है, हिंदी में भी यही बोलेंगे इसको, मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स एक तो इस रूप में पाया जाता है। दूसरा जिसको कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, या इसी को हम डाइसैकेराइड भी बोल देते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड बोल दो या डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड भी बोला जाता है इसको। और तीसरी फॉर्म जो होती है जिसमें मिलता है वो होती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड समझ गए होंगे आप। 3 रूप 3 फॉर्म में पाया जाता है। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे सरल रूप, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे सरल रूप या सबसे जो सिंपल फॉर्म होती है ना उसको कहा जाता है मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड जो है इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दोनों इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। और मोनोसैकेराइड के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे सबका फॉर्मूला सेम होगा, जो कि होगा C6H12O6। ये फॉर्मूला रहेगा सबका। ग्लूकोज जो होता है इसके कुछ अदर नाम होते हैं। इसका एक और नाम क्या होता है, ग्लूकोज को कहा जाता है ब्लड शुगर, क्योंकि हमारे ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट्स जिस रूप में होता है ना वो इसी में होता है, तो ब्लड शुगर या रक्त शर्करा इसको कहा जाता है। फ्रक्टोज जो होता है इसको फ्रूट शुगर कहा जाता है, या इसके अलावा इसको एक और नाम होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैगरी शुगर, सॉरी जैगरी नहीं, हनी शुगर बोलिए आप इसको, हनी शुगर, ठीक है। ये दोनों नाम इसी के होते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर या हनी यानी शहद के अंदर जो होता है और फलों के अंदर जो होता है वो फ्रक्टोज को कहा जाता है। और याद रखें कार्बोहाइड्रेट्स के आगे मैं आपको बहुत सारी फॉर्म बताने वाला हूँ, सभी के अंदर सबसे जो मिठास ज़्यादा होती है वो किसके अंदर होती है, वो फ्रक्टोज के अंदर होती है। ओलिगोसैकेराइड यानी
कौन से होते हैं? जो 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, जो 2 मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं दूं कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इसके अंदर आते हैं। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? इसी को टेबल शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि जो घरों में खाने में हम जो चीनी यूज करते हैं उसके अंदर सुक्रोज ही होता है। तो टेबल शुगर या इसी को जैगरी शुगर भी कहा जाता है। जैगरी का गुड़, शर्करा, ठीक है, क्योंकि गुड़ के अंदर भी यही शुगर होती है, यही शर्करा होती है। माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहा जाता है, माल्ट शुगर भी कहा जाता है, या आलमंड के अंदर भी होती है ये, तो आलमंड शुगर भी कहा जाता है, या सीड्स जो बीज होते हैं उनके अंदर भी होते हैं, तो सीड शुगर भी कहा जाता है, ये अदर नेम है इसके। उसी प्रकार लैक्टोज नाम के जो शर्करा होते हैं, दूध के अंदर मिठास इसी के कारण होती है, सो इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहा जाता है। तो ये कुछ दूसरे नाम बता दिए मैंने जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? बहुत से मोनोसैकेराइड से बना होता है, बहुत से मोनोसैकेराइड से बना होता है, उसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, सो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? यहाँ नहीं दिख रहा शायद, यहाँ पे हाँ दिख जाएगा। सो इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं पॉलीसैकेराइड के, तो देखिए, फर्स्ट ग्लाइकोजन, एक स्टार्च, एंड थर्ड वन सेलुलोज, और एक और याद रखना काइटिन। स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लीजिएगा काइटिन की, काइटिन। ये चारों एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है, ये मैं पहले पढ़ा चुका कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। स्टार्च होता है, कहाँ पे होता है? स्टार्च होता है आलू वगैरह के अंदर, चावल वगैरह के अंदर। सेलुलोज क्या होता है? हमारी धरती पर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सेलुलोज के रूप में ही होता है, जैसे घास होता है, पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर। काइटिन क्या होता है कि जो कुछ कीट होते हैं ना, कुछ कीट, इंसेक्ट्स, उनका जो बाहर का आवरण होता है वो काइटिन से बना होता है, तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सो स्टूडेंट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में एग्जाम में कोई भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। पूछ लेगा सेलुलोज बताओ कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, पॉली है, मोनो है, डाई है, ओलिगो है, जो भी है, तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं एक बार अरेंज कर देता हूँ और इसके बाद हम अध्ययन करते हैं हमारे प्रोटीन का। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अगला हमारा न्यूट्रिएंट्स जिसका नाम है प्रोटीन, उसके बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं हम। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, चलिए इसका अध्ययन करते हैं। प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से बनता किन किन तत्वों से, एलिमेंटों से बनता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, मुख्य रूप से 3 तत्वों से बना होता है। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रोटीन जो होता है, याद रखें, मुख्य रूप से ये अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल जो होते हैं उनसे बनता है। अमीनो अम्ल जो होते हैं उनसे मिलकर के बना होता है हमारा प्रोटीन। चलिए अब प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का जो 15% है वो हमें एनर्जी प्रोटीन से मिलती है, या हमारी बॉडी का 15% भाग जो प्रोटीन से बना होता है। मुख्य रूप से प्रोटीन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जैसा कि मैंने बताया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास, ये इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का। या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिपेयरिंग, हमारी बॉडी के अंदर टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर भी यही करता है। प्रोटीन जो होता है इसको हमारी बॉडी का बिल्डिंग
ब्लॉक भी कहा जाता है। यानी बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जिस प्रकार कोई भवन ईंटों से बना होता है उसके लिए ईंट जो नेसेसरी होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर जो बना ना छोटे छोटे प्रोटीन की ईंटों से ही बना हुआ एक प्रकार से। और 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है इससे अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से, इसके आसपास मिलती है। अब प्रोटीन जो है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपसे फिर से बॉन्ड पूछ ले, बंध यानी किस बंध से जुड़ा होता है, सो उसका नाम आपको याद रखना है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध के द्वारा ये जुड़ा होता है। सो ये कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। अब हमें जानना क्या है कि जो प्रोटीन होता है उसके स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। सोर्स एंड स्रोत की अगर बात किया जाए, सोयाबीन, अंडा, मछली, मछली का तेल जो होता है, ठीक है, और चने वगैरह, दालें, ठीक है, मांस, पनीर, ये सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। इन सोर्स से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि कुछ प्रोटीन जान ले, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं ना, वो जान लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर बता देता हूँ, हो सकता है एग्जाम में वहाँ से कोई क्वेश्चन फंस जाए। और कहाँ पे होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है। देखिए फर्स्ट वन फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर। हिपेरिन नाम का भी एक प्रोटीन होता है, ठीक है। एक्टिन व मायसिन नाम का भी एक प्रोटीन होता है। एक लाइकोपिन नाम का प्रोटीन होता है। एक जिलेटिन नाम का प्रोटीन होता है। एक ओसिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। एक केसिन नाम का प्रोटीन होता है। तो ये कुछ प्रोटीन्स के नाम मैंने आपको बताए, बता देता हूँ होता कौन सा कहाँ पे या काम क्या होता है। फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है ना, एक इसके अलावा एक और नाम याद आ गया मुझे, एक होता फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रोटीन, ये भी एक नाम मुझे याद आ गया, तो ये भी आप याद रखिएगा साथ साथ, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और याद आ रहा है मुझे, कोलेजन। कोलेजन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर शरीर से बाहर देखा जाए तो ग्लूटेमिक भी होता है एक, अगर हमारी बॉडी से बाहर देखा जाए तो ग्लूटेमिक प्रोटीन भी होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि ग्लूटेमिक प्रोटीन नामक भी कोई होता है, ठीक है। और बॉडी से बाहर ही अगर आप जाना चाहें तो एक एल्बुमिन भी होता है, जो हमारी बॉडी से बाहर होता है। ये कुछ प्रोटीन्स हैं। अब ये होते कौन सा, कहाँ पे, क्या काम करते हो, देखिए। फाइब्रिनोजिन होता है, ये भी हमारा क्या करता है, ये जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, रक्त का थक्का बनता है, उसको बनने में यही सहायता करता है। यानी हमारे चोट लग जाती है, ब्लड जो बाहर निकलता है, तो ब्लड को रोकता कौन है बाहर निकलने से, फाइब्रिनोजिन। हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड जो है ना अंदर ही ना जम जाए, इसलिए रक्त का थक्का जो है ना, रक्त का थक्का जो बनता है वो शरीर के अंदर नहीं बनने देता, यानी ब्लड जम ना जाए शरीर के अंदर, ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है हिपेरिन। एक्टिन और माइसिन ये कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं हमारी मसल्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर। लाइकोपिन होता है वैसे टमाटर के अंदर। जिलेटिन होता है बकरी के दूध में, ठीक है, कई बार सुना होगा ना, बीमारी होने पर बकरी का दूध स्पेशल मंगवाया जाता है। ओसिन जो होता है ये होता है हमारी अस्थियों में, हमारी हड्डियों में। केसिन जो होता है ये होता है हमारे दूध में। फाइब्रिन जो होता है ये प्रोटीन होता है मकड़ी के जाल में। कोलेजन जो होता है ये होता है हमारी त्वचा में। ग्लूटेमिक जो होता है ये होता है गेहूं में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रोटीन्स के नाम मैंने आपको बताए, कौन सा कहाँ होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंस सकता है आपका, तो इसीलिए इनको अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको प्रोटीन के बारे में जितने फैक्ट्स थे वो हमने सारे कंप्लीट किए। अब लास्ट की 2 बात रहेगी, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, डिजीज, रोग। तो प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां हो सकती हैं,
एक तो जिसको हम बोलते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस का मतलब होता है मांसपेशियां ढीली हो जाना। और एक होता है क्वासियोकर। क्वासियोकर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तो पेट बाहर निकल आना बच्चों का, और दूसरा उनके हाथ पैर बिल्कुल दुबले पतले रहना, पतले दुबले उनके हाथ पैर रहना, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी। चलिए अब इसको मैं अरेंज करता हूँ, और अरेंज करके अगला पार्ट हमारा पढ़ते हैं जिसको हम बोलेंगे फैट। इसके बाद देखिए तीसरा हमारा न्यूट्रिएंट्स जिसको हम बोलेंगे फैट या वसा। फैट या वसा जिसको कहा जाएगा। फैट जो होता है ये क्या करता है? ये हमारे जो स्किन होते हैं, त्वचा, उसके नीचे इकट्ठा हो जाता है, और उसके नीचे इकट्ठा होकर के क्या करता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, जो हमारी बॉडी का तापमान है, उसको नियंत्रित करता है। सबसे पहला और मुख्य फंक्शन तो ये है फैट का। फैट 1 ग्राम फैट से हमारी बॉडी को 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी से मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी हमारी बॉडी लेती है, तो वो टोटल एनर्जी का 35% पार्ट ही फैट के द्वारा लेती है। ठीक है, 1 ग्राम से मिलती सबसे ज़्यादा इसके है, बट हमारी बॉडी जो है उसकी आवश्यकता की पूर्ति ये नहीं करता। उसकी आवश्यकता की पूर्ति सबसे ज़्यादा कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्लियर दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ क्लियर है। चलिए अब फैट जो है, इसके कमी से बीमारियां वगैरह कौन कौन सी हो जाती हैं? सो देखिए, इससे बीमारियां होती इसकी वजह से वज़न कम हो जाना, हृदय की बीमारियां, डायबिटीज, सूखी त्वचा, ये कुछ बीमारियां हैं जो फैट के कारण हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। फैट जो होता है वो संचित भोजन के रूप में, स्टोर फूड के रूप में हमारी बॉडी को 1 वीक, 1 हफ्ते तक एनर्जी प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो 1 हफ्ते तक ये एनर्जी प्रदान कर सकता है हमारी बॉडी को स्टोर फूड के रूप में। अब जो फैट होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सैचुरेटेड, ठीक है, संतृप्त। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो संतृप्त वसा होती है, इसकी क्या पहचान होती है कि इसके अंदर कार्बन जो परमाणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है? एकल बंध होता है, यानी सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड अगर आपको नहीं पता तो केमिस्ट्री के अंदर आपको आएगा, फिलहाल याद रखें। और सैचुरेटेड फैट किस किस चीज़ के अंदर होता है? घी में, मांस में, और फुल फैट मिल्क, जो फुल फैट वाला मिल्क आता है ना, उसके अंदर। अनसैचुरेटेड जो फैट होता है वो क्या होता है? जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड हो, दोहरा बंध हो, उसको बोलते हैं। ये खासकर कहाँ पे होता है? तो ये पाया जाता है वनस्पति तेलों में। वनस्पति तेल जैसे जैतून का तेल हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर पाया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा तो बताओ नारियल का तेल जो होता है उसके अंदर कैसा फैट होता है? तो याद रखें, नारियल का तेल वनस्पति तेल तो है ही, वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, बट उसके अंदर कौन सा होता है? सैचुरेटेड। याद रखना, नारियल जो होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, ताड़ का तेल, पाल्म जो ऑयल होता है, ताड़ का तेल, उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट, दोनों होते हैं नेचुरल यानी वनस्पति, बट फैट होता है इनके अंदर सैचुरेटेड। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये फैट के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स बटे। अब इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, और क्लियर करके मिनरल्स के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ। उसके बाद फिर विटामिन का अध्ययन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मिनरल्स के बारे में। चौथा हमारा पार्ट न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल्स, या बोला जाए जिसको खनिज।
मिनरल्स या खनिज। सो कुछ मिनरल्स के नाम बता देता हूँ और हमारी बॉडी के अंदर किस ऑर्गन के अंदर होते हैं। तो जिस भी ऑर्गन के अंदर होंगे उसी को बेनिफिट करेंगे, उसी को रेगुलेट करेंगे, उसी की क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे, ठीक है ना। ये कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए, जैसे एक होता है मिनरल के रूप में आयरन। वैसे हमारी बॉडी में 29 तत्व पाए जाते हैं, 29 मिनरल्स होते हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, पोटासियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अलावा वाटर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो आई थिंक यही कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, 5-7 काफ़ी हो जाएंगे, इनको आप कर लीजिएगा। एक थायराइड ग्लैंड के अंदर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा ही बताया था जिसको हमने आयोडीन नाम दिया था। सो आयोडीन भी आप साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। और एक शायद मैंने आपको ग्लैंड्स ग्रंथियों वाले चैप्टर में जिंक बताया था, तो वो यहाँ पे भी एक बार आपको मैं जिक्र कर देता हूँ। सो ये कुछ मान के चलिए 9-10 आपके सामने मिनरल्स हैं। देखिए, आयरन कहाँ पे होता है? आयरन होता है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो रक्त के अंदर होता है ना एक पिगमेंट, उसके अंदर होता है। कॉपर कहाँ पे होता है? कॉपर होता है लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। इसके अलावा किडनी के अंदर भी होता है। कोबाल्ट क्या करता है? कोबाल्ट हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रक्त के निर्माण में सहायता करता है। पोटासियम भी कहाँ होता है? पोटासियम भी आपका ब्लड में भी होता है, ठीक है, किडनी में भी होता है और लीवर के अंदर भी होता है। कैल्शियम होता है हमारा आपकी बोन्स, अस्थियों के अंदर, एंड टिथ्स, दांतों के अंदर। फॉस्फोरस बोन्स और टिथ्स में ही होता है। सोडियम जो होता है ये आपका होता है ब्लड के अंदर मुख्य रूप से, ठीक है, या हमारे पसीने के अंदर भी होता है, या मूत्र यानी यूरिन के अंदर भी होता है इसकी मात्रा। मैग्नीशियम जो होता है ये होता है मांसपेशियों के अंदर, ठीक है, मसल्स जो होती हैं उनमें हेल्प करता है निर्माण में। ये पोटासियम आयोडाइड के रूप में होता है हमारे गले में। और जिंक जो होता है ये होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना, सलाइवा, लार जिनको बोला जाएगा, लार के अंदर। और इसके अलावा एक चीज़ होती है इंसुलिन, इंसुलिन के अंदर, और हमारे जो टीयर्स होते हैं, आंसू, उनके अंदर। तो इन तीनों चीज़ों के अंदर होता है। तो कुछ मिनरल्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे होते हैं हमारी बॉडी में, और जिस भी जगह के जिस भी चीज़ के अंदर होंगे उसी को रेगुलेट करेंगे, उसी को नियंत्रित करेंगे, उसी की होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करेंगे। ये मिनरल्स हमारे पास हुए कंप्लीट। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगला हमारा रहेगा विटामिन्स। तो इसके जस्ट बाद वाला, इसी का अगला पार्ट हम अगली कक्षा में कंप्लीट करेंगे। उसको छोटा ही पार्ट होगा बट अगली कक्षा में उसको हम संपूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इस कक्षा के अंदर इतना ही, मिलते हैं विटामिन्स के साथ इसी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट लेके। तब तक के लिए जय हिंद।